हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी फार्म का चैप्टर 1 फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से एज पर ER 2020 रेगुलेशन। तो वेलकम टू फार्मा एफिनिटी चैनल, अ ब्रांच ऑफ अमर शायर एकेडमी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्मेसी। अब जब भी हम फार्मेसी की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले आता है दवाइयाँ, जो कि ठीक बात है। फार्मेसी क्या है, सब अगर किसी से भी हम पूछेंगे जनरली तो सब यही बोलेंगे कि फार्मेसी मतलब दवा। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन यानी फार्मेसी जो हमारा काम है उसका इतिहास आज हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले दी गई है फार्मेसी की डेफिनेशन। यहां पे देखिए डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये याद कर लें आप सब। फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड ensuring द सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। फार्मेसी ये क्या बोल रहा है, फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस। फार्मेसी को एक कला और एक साइंस इसमें बताया गया है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है फार्मेसी एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है जो हमको बताती है सेफ इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। यानी सेफ यानी कि हमको कोई किसी तरह की, जैसे दवाई है वो हमको किसी तरह का नुकसान ना दे, और इफेक्टिव मतलब जिस कारण से हम उस दवाई को ले रहे हैं, जैसे जुकाम ठीक करने के लिए दवाई ले रहे हैं तो वो अपना काम भी पूरा करे। ठीक है। प्रिपेयरिंग, फार्मासिस्ट जो भी होते हैं, फार्मासिस्ट के पास, वो फार्मासिस्ट को इस फार्मेसी के अंदर वो सिखाया जाता है कि दवाइयाँ प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, फार्मासिस्ट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट दवाई बनाते हैं, पेशेंट्स की केयर करती हैं, डॉक्टर्स वो दवाइयाँ पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, ये सारे सिस्टम आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो चल रहा है। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया की बात करेंगे, फार्मेसी हैज इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन टू मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोफेशन इन्वॉल्विंग एजुकेशन, इंडस्ट्री, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेशेंट केयर। अब भारत देश की अगर हम बात करें तो शुरुआती टाइम पे, जैसे हम सब जानते हैं, जो सबसे हेल्थ केयर सिस्टम वो कौन सा था, जो सबसे पुराना हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो था हमारा आयुर्वेद। ठीक है, हमारे वेद, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो सब, उनमें हमको बहुत सारी नॉलेज दी रखी है जड़ी बूटियों की, औषधियों की। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हमारा आयुर्वेद। ठीक है, तो हमारे में इंडिया के अंदर जड़ी बूटियां, औषधि, इन सब का बहुत यूज किया जाता था उपचार करने के लिए। ठीक है, तो आगे लिखा है कि मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोफेशन है। मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोफेशन आजकल फार्मेसी लोगों का काम बन गई है। ठीक है, जैसे आजकल अलग अलग कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा होता है फार्मेसी में, डी फार्म, बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री होती है 4 साल की। ठीक है, तो ये सब ऐसे कोर्सेज हमारे देश में आ चुके हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बन चुकी है, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो दवाइयाँ बनाती हैं। फार्मेसी की पढ़ाई हमारे डी फार्म, बी फार्म कोर्सेज, फार्म डी कोर्सेज, एम फार्म, PhD भी फार्मेसी में की जाती है। आज के टाइम पे ये फार्मेसी इतना पनप चुका है, लेकिन जो इसका इतिहास है वो भी हमको जानना चाहिए। किन किन लोगों ने हमारे भारत में कंट्रीब्यूट किया फार्मेसी ग्रोथ के लिए, वो सब हम इसके अंदर आज जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फार्मेसी के प्रमुख एरिया, प्रमुख क्षेत्र बताए हैं। फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन अपने इंडिया में PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो फार्मेसी को कंट्रोल करती है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं, फार्म डी, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारे भारत देश के अंदर जो दवाइयाँ बनाती हैं। जैसे एलेम्बिक का नाम सुना होगा, सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस आजकल क्या है, फार्मेसी जो फार्मासिस्ट हैं हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, पेशेंट्स की देखभाल का भी कार्य आजकल संभाल रहे हैं। उनकी जो मेडिकेशन की रूटीन है वो भी वो संभालते हैं, और साथ ही डॉक्टर भी उनकी मदद करते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, संगठन भी बन चुके हैं, IPA नाम का संगठन है। ठीक है, इंडियन फार्मा एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे ऐसे संगठन भी बन चुके हैं भारत देश के अंदर। अब ये बता रहा है एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी इन एंशिएंट इंडिया।
पुरातन भारत में जो फार्मेसी थी और आज की जो फार्मेसी है, तो उसमें इतनी तब्दीली, इतना चेंज कैसे आया, आज हम वो देखते हैं। अब एंशियंट पीरियड यानी ब्रिटिश एरा से पहले, ब्रिटिश राज से पहले की बात की जा रही है। नो सेपरेट फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन अलग से कुछ नहीं हुआ करता था। फिजिशियंस जो होते थे, मतलब जो उस समय डॉक्टर जिनको कहते थे, तो वही क्या करते थे, वही दवाइयां मिक्स करते थे, वही दवाइयां पेशेंट्स को पकड़ा देते थे। ठीक है। आयुर्वेदा, यूनानी, यही सारे सिस्टम हुआ करते थे। आयुर्वेदा हुआ करता था, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ये सब हुआ करता था। इन सब में जड़ी बूटियां, फिजियोथेरेपी, ये सब इन्वॉल्व होती थी, ये सब तरीके होते थे, जिससे क्या होता था, पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था। मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ब्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स से मेडिसिन, हर्ब्स से मेडिसिन, जैसे आप देखें नीम, तुलसी, हल्दी, ये सब हर्ब्स हैं जो पहले यूज किया जाती थी मेडिसिन बनाने में, या एक औषधि का इनको रूप दिया जाता था। एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन। हमारे क्या था फार्मेसी के अंदर, या जो भारत था पहले, उसके अंदर गुरु शिष्य सिस्टम हुआ करता था। गुरु शिष्य सिस्टम का मतलब है कि जैसे पाठशाला होती थी, वही हुआ करती थी। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए तो ये सब दिक्कतें हमको आ रही थी फार्मेसी के अंदर। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, चरक संहिता। चरक संहिता ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। हमारे ऑथर हैं चरक, ये बहुत फेमस, बहुत पुराने जमाने के हमारे ये ट्रीटमेंट के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इन्होंने जो ये किताब लिखी चरक संहिता, ठीक है, ये क्या बताती है, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड थेराप्यूटिक्स। ये हमको बताती है कि जो जड़ी बूटियों से हमको फॉर्मुलेशन कैसे बनानी है, औषधि कैसे रूप देना है, और थेराप्यूटिक्स मतलब वो चीज क्या किस चीज को जाकर ठीक करेगी। सुश्रुत संहिता, सर्जिकल मेडिसिन। सुश्रुता जी वो थे जिन्होंने सबसे पहली सर्जरी की थी भारत देश के अंदर। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता। उसके अंदर इन्होंने बताया था कि सर्जिकल मेडिसिन, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को देनी है, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आज के जमाने में जो हमारा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर यह बताया जाता है कि आपके पास ड्रग आ गया भाई, ठीक है, ड्रग आ गया, अब ड्रग आप कैसे लेंगे बॉडी में, ऐसे सीधा सीधा तो आप खा नहीं सकते। तो ड्रग लेने को ऐसी फॉर्मुलेशन बनाएं, ऐसी एक चीज, खाने योग्य ड्रग को ऐसी चीज में बनाएं कि वो ड्रग हम आसानी से खा पाएं, उसको ले पाएं, बॉडी में वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना करे, और जो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी मैक्सिमम हमको मिले, उसकी डोज कंट्रोल करते हुए। ठीक है, डोज कंट्रोल करना, ड्रग को ऐसी फॉर्मुलेशन बनाना कि हमारी बॉडी में हम आसानी से उसको ले सकें, और हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना आए, ड्रग भी अपना काम करे, हमारी बीमारी भी ठीक हो, ये सब हमको बताता है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश काल के दौरान फार्मेसी में क्या चेंजेस आए। मेडिसिन सारी वेस्ट, यानी ब्रिटेन वेस्ट में है, वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्री है ब्रिटेन, तो सारी मेडिसिन वहां से आने लग गई। ठीक है, हॉस्पिटल एम्प्लॉयड कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर्स। हॉस्पिटल्स में क्या होने लग गया, कंपाउंडर्स और डिस्पेंसर, मतलब डिस्पेंसर वो हुए जो मेडिसिन डाल डाल के पैक करके पेशेंट्स को दिया करते थे फिजिशियंस या डॉक्टर्स के कहने पे। कंपाउंडर्स होते थे जो साफ सफाई इन सब का ध्यान रखा करते थे, और इसका भी ध्यान रखा करते थे कि मेडिकेशन साफ सुथरे तरीके से बन रही है, कितना मेडिकेशन कितनी मात्रा में आपस में मिक्स करना है, इस सब का भी कंपाउंडिंग और ये सब क्लीनलीनेस, स्टेरिलाइजेशन, इन सब का ध्यान रखा करते थे। साइंटिफिक ड्रग प्रिपरेशन स्टार्टेड। अब वैज्ञानिक के रूप से, वैज्ञानिक तौर पर क्या हुआ, ड्रग प्रिपरेशन मतलब सारी जो फॉर्मुलेशन है, दवाइयां बननी चालू हो गई। अब क्या इसने क्या किया, ट्रेंड फार्मासिस्ट, ऐसे लोगों की एक वो बनाई, जरूरत पैदा हो कि हमको फार्मासिस्ट की जरूरत है जो दवाइयों के बारे में समझते हो, जो समझते हो कि किस दवाई को कितना आपस में मिक्स करना है ताकि वो पेशेंट को अच्छा इफेक्ट दे सके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डिमांड बढ़ने लग गई। लेकिन फिर भी ऐसा था कि फार्मेसी पर्टिकुलर अलग प्रोफेशन नहीं माना जाता था।
अब यहाँ बात हो रही है फार्मेसी एजुकेशन के बारे में। फार्मेसी एजुकेशन में क्या हुआ इंडिया के अंदर, बिगिनिंग ऑफ, शुरुआत बता रहे हैं फार्मेसी एजुकेशन की। ईयर है 1842, 1842। पहली फार्मेसी ट्रेनिंग चालू की गई गोवा के अंदर। 1863 फार्मेसी टीचिंग एंड कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी ट्रेनिंग चालू की गई, टीचिंग चालू की गई। 1881 1881 फॉर्मल फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इन बंगाल, असली रूप से सिस्टमैटिक तौर पर फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग चालू की गई बंगाल के अंदर 1881। ये मानेंगे हमारा जो 1881 ईयर है, ये ईयर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहां से फॉर्मल फार्मासिस्ट की जो ट्रेनिंग है बंगाल में सबसे पहले चालू हुई, ठीक है। और 1937 में फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी, देखिए पहली यूनिवर्सिटी बनी कौन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये BHU लिखा है, ये होगी हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी सबसे पहली बनी, जहां पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी फार्मेसी की, जहां पर फार्मेसी पढ़ाई जा रही थी। अब हम देखते हैं, ये इनका नाम है महादेव लाल श्रॉफ। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा भारत के अंदर फार्मेसी की ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए। तो इनके बारे में हम जाने, इनकी तस्वीर आप सब देखिए, महादेव लाल श्रॉफ। 1932 में महादेव लाल श्रॉफ, इनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, देखिए ये 2 नंबर का सवाल, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन पूछें, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो आएगा नाम महादेव लाल श्रॉफ, ठीक है। तो इनको माना जाता है हमारे फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है। एस्टैब्लिश फर्स्ट इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म यूनिवर्सिटी। बी फार्म इंटीग्रेटेड मतलब सब जगह सेम, एक सबको जोड़कर, यूनिवर्सिटी लेवल मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई लेवल की एजुकेशन, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज, उसके अंदर उनको तरीके समझाए गए कि कैसे दवाई बनेगी, कैसे फॉर्मुलेशन की जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कहां पर हुआ, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर से आई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। अब आगे हम देखेंगे, ये देखिए फार्मेसी एक्ट की बात कर रहे हैं अब हम। फार्मेसी एक्ट फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। 1948 में फार्मासिस्ट एक्ट आया, ठीक है। फार्मासिस्ट एक्ट 1948, फार्मासिस्ट अधिनियम 1948। अब हम जाने, देखिए फार्मेसी की ग्रोथ ऐसे ही हुई, धीरे धीरे टाइम के साथ फार्मेसी की भारत के अंदर ग्रोथ हुई है। पर्पस क्या था इसका, पहला पर्पस रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन। भारत के अंदर ऐसा था कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सरकारी रूप से हमको रूल लॉ चाहिए था कि जो सारी जो एजुकेशन है फार्मेसी की, उसको हम कंट्रोल कर सकें और एक ऐसा लेवल बना सकें कि भारत के अंदर हेल्थ प्रोफेशन को ग्रो कराएं और लोगों को एजुकेट भी करें, उनको बराबर ऐसी नॉलेज दें कि दवाई कौन सी कैसी है, क्या काम करेगी, ठीक है। रेगुलेट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस डॉक्टर से लेके फार्मासिस्ट, कंपाउंडिंग यानी दवाइयां मिक्स करना, डिस्पेंसिंग यानी दवाइयां पेशेंट्स को देना, ठीक है। ये सब काम जो फार्मासिस्ट का था उसको भी ये रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब आगे हम देखें PCI। आज की डेट में PCI हमारी टॉप मोस्ट फार्मेसी की रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में। जो सारे कोर्सेज DB M.Pharm, फार्म डी, सारे की जो इंटीग्रेशन है, जो रेगुलेशन है कि इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, वो सारा कौन डिस्क्राइब करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI के साथ AICTE भी काम करती है। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। फार्मेसी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है।
अब पीसीआई कब बना? 1948। ये ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, ये मार्क्स, इससे आपके मार्क्स में एक बूस्ट आता है, ये बहुत जरूरी चीज है। फंक्शन बता रहा है प्रिस्क्राइब एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने क्या बताया? एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन्होंने बताया भाई बी फार्म का स्टूडेंट है, वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसके अंदर ये टॉपिक है, उसको इतने मार्क्स लाने हैं, 50% मार्क्स लाने हैं कि वो पास माना जाएगा, उसको ऐसे पढ़ाई करनी है, उसको इतनी ट्रेनिंग देनी है, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक होगा, प्रैक्टिकल में क्या क्या कराना है वो सब। ठीक है। अप्रूव्स इंस्टीट्यूशंस। भारत देश है, उसके अंदर अलग अलग कॉलेज बने, नए नए कॉलेज बने, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देता है, ये कहता है कि भाई तुमने इंस्टीट्यूशन खोला, तुम आगे बच्चों को पढ़ाओगे, सही बात है, पर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम बच्चों को सही एजुकेशन दे पाओ, कहीं तुमने अगर गलत पढ़ा दिया तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो पीसीआई क्या काम करती है? जो भी कॉलेज है जिनको भी ये कुछ ये स्टैंडर्ड सेट करती है कॉलेज के अंदर कि आपको ये कॉलेज में इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, इतनी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पीसीआई सेट करती है कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है। और फिर इनको मान्यता देने के बाद भी ऐसा नहीं कि एक बार मान्यता दे दी फिर इनसे आप कोई लेना देना नहीं। टाइम से टाइम इंस्पेक्शन भी होती है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार कॉलेजेस की इंस्पेक्शन भी करती है पीसीआई, ताकि एक मेंटेन रहे, सारी चीजें कंट्रोल में रहें, ठीक है। एजुकेशन रेगुलेशन बनाती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को। रेगुलेट्स फार्मेसी प्रोफेशन, वही फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है ओवरऑल। ये देखिए आप सब फार्मेसी के कोर्सेज के बारे में अब बता रहे हैं, DBM PhD, ठीक है। ये फार्म हो गए, और एक फार्म डी करके कोर्स भी होता है, फार्म डी, ठीक है। 6 साल का कोर्स होता है, 6 years, ठीक है। डी फार्म हो गया 2 साल का, बी फार्म 4 साल का, एम फार्म फिर से 2 साल का। पीएचडी आपके थीसिस इसके अंदर रिसर्च की जाती है, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है। लास्ट में फिर आपको डॉक्टराइन ऑफ फार्मेसी का ओहदा दिया जाता है, ठीक है। आगे अब हम देखें, अब ये बता रहा है हमारे जो कोर्स अभी बताए गए उसके अंदर ड्यूरेशन है डी फार्म की 2 years की। क्या बोलते हैं? फोकस इज ऑन हॉस्पिटल कम्युनिटी, ठीक है, डिस्पेंसिंग, रिटेल ऑपरेशन एंड बेसिक पेशेंट काउंसलिंग। डी फार्म के बाद क्या काम आता है कि पेशेंट को दवाइयां देने का काम आता है हॉस्पिटल के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी में। कम्युनिटी फार्मेसी होती है एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल या मेडिकल ऐसी जगह होती है जहां पर हेल्थ केयर लोगों को दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स बैठे होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सेज होती हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ऐसा कोई बॉडी है या ऐसी कोई जगह है जहां ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको कम्युनिटी फार्मेसी बोल देते हैं। तो वहां पर ये फोकस करते हैं डी फार्म वाले कि हॉस्पिटल कम्युनिटी डिस्पेंसिंग, यहाँ पर दवाइयां देनी लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देखकर। रिटेल ऑपरेशन एंड बेसिक पेशेंट काउंसलिंग, रिटेल दवाई देना, स्टॉक मेंटेन करना, पैसे लेना, फाइनेंसेस मेंटेन करना। बेसिक पेशेंट काउंसलिंग, अब जब भी कोई पेशेंट आया प्रिस्क्रिप्शन लेकर, ये डी फार्म वाले का या कोई भी फार्मासिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट्स को पूछे कि जी आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर को आपने क्या बोला, आपको क्या दवाई दी। अगर पेशेंट को नहीं पता डॉक्टर ने क्या दवाई दी, तो वो पेशेंट से पूछे कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे थे, आप मुझे बताओ कि आपको क्या महसूस हो रहा था जो आप डॉक्टर के पास आए, ठीक है। फिर वो चेक करे कि जो दवाई की गई प्रिस्क्रिप्शन में इसी काम के लिए है, उसका डोज इसी काम के लिए है, कहीं इसको ज़्यादा डोज तो नहीं दे दिया बॉडी वेट्स के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि फार्मासिस्ट का यही काम, पेशेंट को एडवर्स, हाँ, डॉक्टर से भी कभी गलती हो जाती है, वैसे तो नहीं होती, पर बाय चांस कभी हो जाए, ठीक है, कभी कभी एनोमली आ जाती है कि जो चीज़ नहीं होनी होती वो हो जाती है। तो फार्मासिस्ट सेकंड पर्सन है जो चेक करता है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो सही है या नहीं। बी फार्म अभी 4 साल का कोर्स हो गया, कवर्स फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। बी फार्म 4 साल का कोर्स, डिग्री है पूरी। इसमें क्या है, इसमें बता रहा है फॉर्मुलेशन कैसे बनानी है। फॉर्मुलेशंस अपन सब जानते हैं, एक बार देखते हैं आइए। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्मुलेशंस होती हैं हमने जो सुनी है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आ गई भाई टैबलेट, टैबलेट्स, कैप्सूल्स,
पिल्स, ठीक है, इंजेक्शंस बोलते हैं हम, इंजेक्शंस, या वैसे फार्मेसी की भाषा में इसको पेरेंट्रल्स बोलते हैं, पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स क्यों बोलते हैं भाई? एंट्रल मतलब होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंट्रल मतलब स्मॉल, पेरेंट्रल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास कर देगी। तो बाईपास करने का क्या मतलब है कि डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है ना, तो इसीलिए पेरेंट्रल बोलते हैं। पैर का मतलब नहीं, नो, नॉट एंटर्ड, ठीक है। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जिनकी एंट्री नहीं होती वो पेरेंट्रल होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन हो गया। अब लॉसेंजेस होते हैं, LOSENGES। लॉसेंजेस क्या होते हैं? माउथ में टैबलेट रखते हैं, जैसे गला खराब होता है, मार्केट में स्ट्रेप्सिल्स आती है, तो वो उसको गोली लेते हैं, माउथ में रखते हैं, और उसको कंटिन्यूसली वो सलाइवा में मिक्स होती है, और जो हमारा जो थ्रोट है उसको सूद करती है, उसको थोड़ा ठीक करती है, कि हमको इरिटेशन उसकी ख़त्म करती है खांसी के टाइम पर, ठीक है। ये सारी होती है, टैबलेट, कैप्सूल, पिल, इंजेक्शन, ठीक है। टैबलेट्स अपन को पता है, सिंपल छोटी वो गोलियां होती है जो खाते हैं लोग, पेशेंट खाते हैं। कैप्सूल होता है कि दो हिस्से होते हैं, उसके अंदर जो दवाई भरी होती है और उसको बंद करा हुआ होता है, ठीक है, आपस में इंटरलॉक होते हैं वो। यूनिट डोजेज फॉर्म है, ओरली लेते हैं इन सबको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, अलग अलग और हैं, आगे हम और जानेंगे इन सब के बारे में। फिर बाद में आता है M.Pharm का कोर्स, मास्टर्स डिग्री है, किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में होती है, कॉग्नोसी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, इसमें इन सब में होती है ये। PharmD 6 साल का कोर्स है, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ADR मॉनिटरिंग एंड थेराप्यूटिक्स। इस सब में क्या बोलता है? PharmD जो है हमारा, इसके अंदर वार्ड राउंड, जैसे डॉक्टर हैं, पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, एक वार्ड का राउंड लेकर आते हैं कि कौन सा पेशेंट है, उससे मिलते हैं, पेशेंट से बात करते हैं कि आप यहाँ एडमिट हैं, आपको दवाई टाइमो टाइम दी जा रही है, आपकी हेल्थ में कितना फर्क आया, ठीक है। तो उनके साथ असिस्ट जो उनको करते हैं, जो उनके सपोर्ट के लिए जाते हैं, वो होते हैं PharmD वाले, ठीक है। ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, तो उसको मॉनिटर करने का काम PharmD वालों का है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब ड्रग लिया, चाहते थे कि ये हो जाए कि गला खराब था तो चाहते कि भाई गला खराब है, ठीक हो जाए, दवाई लेंगे तो, पर ऐसा नहीं हुआ। गला खराब था, उसमें थोड़ा फर्क आया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आ गया, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल है, दर्द में लेते हैं हम, ठीक है, पर उससे क्या है, लीवर पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये साइड इफेक्ट है उसका बहुत बड़ा, ठीक है। पीएचडी वालों का काम है रिसर्च करने का, शोध करने का, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, ड्रग पे। ER 2020, ER यानी एजुकेशन रेगुलेशन 2020, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग। पेशेंट मतलब सारी चीजें जो करनी है पेशेंट को ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। दवाई बनानी है, पेशेंट्स को ध्यान में रखो, जैसे बच्चों के लिए दवाई बनानी है, तो बच्चे हैं, उनको टैबलेट लेने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं है तो बच्चे नहीं ले पाएंगे। इंजेक्शन है, उसमें बच्चे हों छोटे हों, सबका पेशेंट जो पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं, मतलब कि पेशेंट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो इंजेक्शन से तो सभी डरते हैं, सभी भागते हैं इंजेक्शन से, तो वहाँ एक दिक्कत है। तो ऐसी एक मेडिकेशन बनानी है पेशेंट्स को देखते हुए, बच्चे को कि दवाई पीने वाली दवाई दें, डोज थोड़ा कम रखें, ठीक है ना। टैबलेट लेने में उनको दिक्कत होती है तो छोटी टैबलेट बनाएं, या लिक्विड डोजेज फॉर्म में उनको दे, जैसे सिरप हो गया, कफ सिरप हो गया, ठीक है। क्लिनिकल ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें क्लिनिकल मतलब साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, एडवर्स इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, ठीक है। पेशेंट है जो, उसके जेनेटिक्स को, कि उसको पूछें कि हम आपको ये ड्रग दे रहे हैं, क्या आपके घर में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से जज करें कि ये ड्रग इनको देना है तो क्या ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है कि जैसे पेशेंट से आपने बात करी, अब पेशेंट आपको खुलकर तब तक नहीं बता पाएगा जब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो पेशेंट आपको तभी खुल के बताएगा कि जब उनको विश्वास होगा कि हाँ, जो सामने मेरी जो बीमारी के बारे में सुन रहा है
उनको पूरी नॉलेज है और वो मुझे पक्का ठीक कर पाएंगे। तो हमको ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसे बातचीत करनी है पेशेंट से ताकि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ये मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं, मतलब ये जो दवाई देंगे मुझे वही माननी है, वैसे ही खानी है। ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी सर्विस, कम्युनिटी फार्मेसी, नर्सिस हो गई, फार्मासिस्ट हो गया, दवाई हो गई, एसेंशियल मेडिसिन होती हैं कुछ जो सरकार कहती है ये तो होनी ही होनी चाहिए फार्मेसी के ऊपर, उनकी रेट भी कंट्रोल करती है। तो सारा कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर ये सब की अवेलेबिलिटी मेंटेन करना, पेशेंट्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर दवाई देना, प्रॉपर डोजेज देना, नारकोटिक अगर कोई ऐसी है या ओपियोइड ऐसी दवाई है उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, प्रिस्क्रिप्शन देखकर दवाई देना। और अगर कोई ओटीसी या ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही दे सकते हैं फार्मासिस्ट। पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे डाइक्लोफिनैक है, दर्द की है, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम नहीं दे सकते। कोई नारकोटिक आइटम है वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पर दवाइयां बनेंगी। अब हम देखें भारत में औषधि उद्योग का इतिहास। स्वतंत्रता से पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, 1947 से पहले हो गया। मोस्ट मेडिसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप, वापस वही बात, सारी मेडिसिन हम इंपोर्ट किया करते थे। उस समय भारत देश की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है, हमको एकदम सबसे लो स्टैंडर्ड ऐसे ट्रीट किया जाता था। ब्रिटिश राज चल रहा था, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। इंडिजीनियस प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड थी, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो लोग जिन्होंने हम पे राज किया वो तो हमको कर देंगे नहीं, वो तो हमको ग्रो होता हुआ देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी हो गया, सारी मेडिसिन बाहर से आती थी, अंदर हमारे भारत देश के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि जो मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस कर पाए। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद भारत देश बना, सरकार बनी, बजट आया, ठीक है। क्या हुआ? गवर्नमेंट एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सरकार ने क्या कहा कि लोगों को बढ़ावा दिया कि आप लोकली भारत के अंदर दवाइयां बनाइए, ताकि इससे क्या फायदा होगा? एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, साथ ही क्वालिटी दवाइयां बनेंगी, लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, लोगों की हेल्थ ठीक होगी। तो ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बढ़ावा दिया तो उनकी ग्रोथ भी हुई, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई। तो सबसे पहले नाम ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हम नाम इनका इतना नहीं सुन पाते लेकिन हमको जानना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बंगाल केमिकल, ठीक है, बंगाल केमिकल, ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी, ठीक है। इनकी एक फिनाइल आया करती थी बंगाल केमिकल वर्क्स की, बहुत फेमस थी, ठीक है। कैलकाटा में सबसे पहले खुला था 1901 में, ये याद रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे हम, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। बंगाल केमिकल इन्होंने चालू की थी 1901 में कैलकाटा के अंदर, ठीक है, जिसने फाउंडेशन रखी इंडिजीनियस, यानी इंडिजीनियस मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ भारत की बात की जा रही है, वहां पे। फिर 1907 में आज की बहुत फेमस कंपनी एलम्बिक केमिकल्स, ठीक है, ये खोली गई। किसने खोली? टी के गज्जर, इन्होंने खोली, ठीक है, 1907 में एलम्बिक। आज भी कहाँ खोली थी? बड़ौदा में खोली थी इन्होंने, जो गुजरात के अंदर है। आज भी बहुत फेमस कंपनी है, हम सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। साथ ही आप इनकी फोटोज देख सकते हैं, देखिए, प्रफुल्ल चंद्र रे और टी के गज्जर, जिन्होंने एलम्बिक खोली और इन्होंने बंगाल केमिकल्स वाली खोली इंडस्ट्री। अब आज की प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे हम। प्रेजेंट स्टेटस में देखिए भारत कहां से कहां तक आ चुका है, कितनी ग्रोथ हो चुकी है। इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। आज भारत देश सस्ती मेडिसिन बना रहा है, साथ ही क्वालिटी भी बना रहा है उनके अंदर, और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहा जा रहा है। थर्ड पोजीशन में है मार्केट साइज के हिसाब से, और 14th नंबर पर है प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। 20% शेयर इन जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन मतलब, जेनेरिक मेडिसिन वो होती हैं जैसे पैरासीटामोल बोले,
तो पैरासीटामोल हर जगह उसको पैरासीटामोल के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, जो जनरली लोग जानते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रांड नेम जो कंपनी देती है, ठीक है। तो उसमें भी अपन ये सब बाद में जानेंगे। तो अभी जेनेरिक मेडिसिन भारत बनाता है 20%, वर्ल्ड की 20% जो जेनेरिक मेडिसिन है वो केवल भारत में बन रही है। 60% जो वैक्सीन हैं वो भी भारत देश के अंदर आज बन रही हैं, ठीक है। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। ये वापस यही समरी इसकी, मेडिसिन इंपोर्ट की जाती थी पहले, फिर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, फिर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स वो हो गए, पैरासीटामोल हो गया, वो ड्रग हो गए जिनके ऊपर कहीं कोई पेटेंट नहीं चल रहा, जो जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। पैरासीटामोल हो गया, वो भी भारत में बनना चालू हुई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग भारत में बनना चालू हुई। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब, अब भारत क्या बन चुका है, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब। अलग अलग तरीके के कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। और भारत की जो मेडिकेशन है वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, ठीक है। आज की डेट में सन फार्मा, औरोबिंदो, ये सारी जो बहुत बड़ी कंपनीज, एलेम्बिक, इप्का, ये सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो ग्रो कर चुकी हैं, ठीक है। अब बाहर की कंपनीज की बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन्स, ठीक है। और जीएसके लंदन में, ब्रिटेन, ब्रिटिश कंपनी है जीएसके, जिसका एक इनो नाम से आप सब जानते हैं पाउडर आता है, ठीक है। जीएस की कंपनी बाहर की है। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अब बन चुकी हैं, ठीक है, टाइकून बन चुकी हैं ये। अब हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस का इतिहास क्या बोलता है भाई। 1970 से पहले, प्री 1970s में क्या होता था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एरा होता था। इसमें क्या करते थे भाई, जो प्रोडक्ट देना है सीधा सीधा वो दे देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये बीमारी है, इसका शरीर अलग है, ये सब नहीं सोचना, ठीक है। क्या करते थे, प्राइमरी रोल था भाई कंपाउंडिंग, ये चीज़ है ये इतनी मिक्स करो, ये चीज़ है इतनी मिक्स करो, रॉ मटेरियल देख लो जो जो चाहिए, उसको कूट के पेस्ट बनाकर मिक्स करके बस पेशेंट को दे दो, ठीक है ना। ये हुआ करता था। पेशेंट ओरिएंटेड क्लिनिकल एरा शिफ्टेड टुवर्ड द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एक्टिव क्लिनिकल इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग एडीआर, इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी। अब क्या हुआ, पोस्ट 1990s, देखिए 1990s के बाद में इधर हुआ पेशेंट ओरिएंटेड एरा। पेशेंट ओरिएंटेड रेशनल यूज बोला है। रेशनल यूज का मतलब हो रहा है कि पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, ये पेशेंट है, इनको ये बीमारी है, इनके शरीर में इस बीमारी के अलावा दूसरी बीमारी ये है, तो मैं इनको कितना डोज एडजस्ट करके दूं, ये सब ध्यान रखना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट अगर पेशेंट को आ रहा है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी डोज कम करूँ ज़्यादा करूँ, ठीक है। तो ये सब सोचना, ये सब कब चालू हुआ, 1990s के बाद। और आज का डिजिटल एरा, मॉडर्न एरा बोल दीजिए, ये क्या बोलता है, फोकस इज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट काउंसलिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ चीजों को इंक्लूड करके पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट से बातचीत करना, भाई आपकी तबीयत ठीक हो रही है, आपको क्या हुआ था, कोई और बीमारी तो नहीं है, आपको डोज आप टाइम से ले रहे हो, ये सब पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आता है। टेली फार्मेसी तो आजकल है, देखिए टेली फार्मेसी का मतलब है कि फार्मासिस्ट से फोन पे बात की जा सकती है, ठीक है, पेशेंट मोबाइल या वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अब फार्मासिस्ट बता सकते हैं भाई आप घर पे आराम करते रहते हैं सारा टाइम, ठीक है, लेट कर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, या कोई भी जंक फूड खाते रहते हैं, तो इन सब से बचिए, ठीक है ना। ज़्यादा ऑयली आप घर पे अगर खाना खाते हैं, जैसे कई कई जगह ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाया जाता है, उनका ट्रेडिशनल है या कल्चर है, ठीक है, तो फार्मासिस्ट उनको बता सकता है कि देखिए आपका शरीर इस सब की इजाज़त आपको नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा स्पाइसी फूड है उससे बचिए, ठीक है। तो ऐसा सब एजुकेट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और वो उनको समझाएगा कि आप आराम करते रहते हैं भाई, ठीक है, आप उठिए, आप जाइए, सैर करिए, तेज तेज वॉक करिए, आपकी बॉडी फिट कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ केयर स्क्रीनिंग, कहीं भी अगर कसर बचती है तो फार्मासिस्ट उस पर ध्यान रखता है कि वो देखता है कि भाई यहाँ ये दवाई दे दी, ये दवाई दे दी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे चेक करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर कोलैबोरेशन, अब मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर कोलैबोरेशन का मतलब है डॉक्टर भी आएंगे, सोशल वर्कर भी आएंगे, फार्मासिस्ट भी आएंगे, ये सारे क्या करेंगे, नर्सिस भी आएंगी, ये सब पेशेंट की केयर करेंगे। डॉक्टर आएंगे भाई, डॉक्टर देखेंगे पेशेंट को क्या हुआ है, दवाई दे दी। नर्स का काम है टाइम टाइम दवाई जा रही है। फार्मासिस्ट का काम है कि दवाई जो मांगी है वही जा रही है,
पक्की वही डोज है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, ठीक है ना। सोशल वर्कर है कि भाई बंदा पेशेंट बीमार था, ठीक है, उसको कैसे उससे बातचीत करनी है, कैसे उसको मेंटली वापस ऐसा लाना है कि वो अपने आप को दूसरों से कम महसूस ना करे, नॉर्मल महसूस करे, ये सब चीजें, ठीक है। अब हम देखें एवोल्यूशन। पहले कंपाउंडर हुआ करते थे सिंपल, ठीक है ना, वही सब काम किया करते हैं, मिक्स करके सिंपल दे दिया, कोई लेना देना नहीं पेशेंट को, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, हमने हमको बोला है हमने दे दी सीधा, ठीक है। कभी कभी तो गलत दवाइयां भी दे दी जाती थी। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, फिर उसके बाद थोड़ा आया डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है, वो थोड़ा देखने लगे कि हाँ ये बीमारी है, मैं इसको थोड़ा डोज एडजस्ट कर देता हूँ, फिर मिक्स करके आपको देता हूँ या बना कर देता हूँ कुछ। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फिर अब हॉस्पिटल, धीरे धीरे हॉस्पिटल्स बने, उसके अंदर फार्मासिस्ट की जॉब आई, अब तो डायरेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन आ चुकी हैं, ठीक है ना। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पूरा पूरा फार्मासिस्ट, वो ध्यान रखना भाई पेशेंट का कि बिल्कुल इनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पेशेंट केयर प्रोफेशनल, पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, पेशेंट के खाने पीने का डाइट प्लान बना के देना, टाइम बताना कि इस टाइम पे दवाई खानी ही खानी है आपको, डोज मिस हो गया है तो फिर आप क्या करें, ये सब सब ध्यान रखना पड़ता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, व्यवसायिक संगठन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च, प्रमोशन, फार्मेसी एजुकेशन, ये बना भाई हमारा आईपीए बना, ठीक है, आईपीए बना, ये देखिए आईपीए बना, प्रोफेशनल डेवलप, फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब फार्मासिस्ट को सिखाएं कि भाई आपको कैसे काम करना है, क्या प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा है बिना सोचे आपने सीधा दवाई पकड़ा दी, पेशेंट से बात करिए, उससे उसको ऐसा भी नहीं कि उसको डर डॉक्टर साहब ने ये आपको तो ऐसी बीमारी है, नहीं, आपको सिंपल उस तरीके से बात करनी है और पेशेंट को बोलना है कि आप ठीक तो हो जाएंगे सर, पर आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको क्या बीमारी है। ये अगर अगर कोई गलती भी आ जाए प्रिस्क्रिप्शन में तो पेशेंट को बताएं कि देखिए है, मुझे लगता है कि थोड़ी कम होनी चाहिए, आप डॉक्टर साहब से एक बार वापस बात कर लीजिए, या फार्मासिस्ट खुद भी बात कर सकता है डॉक्टर से कि सर आपने इनको ये दवाई लिख कर दी है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा डोज एडजस्ट आपको कर लेना चाहिए था, तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। फार्मेसी एजुकेशन, लोगों को क्वालिटी एकदम हाई लेवल एजुकेशन मिले फार्मेसी के लिए, क्योंकि एट द एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन है, लोगों की जान की बात है, तो इतना आसानी से तो इसको लिया नहीं जा सकता। एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, एपीटीआई, अभी 1966 में बना, प्लेटफॉर्म सपोर्ट फार्मेसी एजुकेटर, अभी फार्मेसी एजुकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि फार्मेसी अभी भी ग्रो कर रहा है एकदम पर्टिकुलर कि हाँ ये हाईएस्ट पीक पर नहीं आया है, भारत देश में अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं फार्मेसी के लिए, पर फिर भी अभी कहीं ना कहीं फार्मेसी ग्रो कर रहा है। एडवांस टीचर्स को भी एडवांस टेक्निक्स बताइए कि लेटेस्ट आ चुका है, ये आ चुका है, आप इसके बारे में जानिए, ये इक्विपमेंट है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो आगे बच्चों को सही से बता सकें। रिसर्च पब्लिकेशंस, टीचर्स को बोला जाए कि जो हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं कि आप एक रिसर्च, आप गेस्ट लेक्चर दीजिए, ताकि बच्चे एजुकेट हो पाए, वो आपको देखें कि हाँ एक कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैसा उनको एकेडमिक एक्सेलेंस, जो उनकी नॉलेज है, जो फार्मासिस्ट की नॉलेज टीचर्स की, वो डायरेक्टली अपने सामने जो स्टूडेंट और ओवरऑल क्वालिटी पूरी मैनेज हो जाए, ठीक है। ये फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा अंतर्गत बना था एपीटीआई। अब वापस आ गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये देखिए इसका इसका लोगो देखिए आप। अब क्या है फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल क्या है, अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। अभी ये क्या बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब लीगल बॉडी है, सरकार द्वारा मान्यता है, सरकार ने बनाई है, ठीक है,
कब बनी? फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था, उसकी बात हो रही है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड, अभी बात की एजुकेशनल स्टैंडर्ड, बार बार वही है। देखिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बोल रहा है कितना ज़रूरी है आज के डेट में लोगों को ग्रूम करना, लोगों को उनको नॉलेज देना कि मेडिसिन का कैसे खाना है। ठीक है, तो आज भी लोगों को मिथ है, जैसे कई कई लोग होते हैं ऐसे कि एक डोज मिस हो गया सुबह का, तो शाम को भी खाना होता है, तो सुबह वाला डोज भी शाम को खा लिया, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। या ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुबह का जो लॉस हुआ है वो शाम को कॉम्पनसेट हो जाए, वो बराबरी तो उसकी की नहीं जाएगी, उल्टा उससे साइड इफेक्ट आ सकते हैं, टॉक्सिक लेवल हो सकता है। प्रिस्क्राइब सिलेबी, सिलेबी यानी सिलेबस की बात हो रही है, अलग अलग कोर्स, डी फार्म का अलग सिलेबस होगा, बी फार्म का थोड़ा अलग सिलेबस होगा, ठीक है ना, एम फार्म का अलग सिलेबस है। ये सब सिलेबस बनाना, टॉपिक्स बताना, ड्रग्स, उनके सिंथेसिस सब बताना, किसका काम? इसका काम, पीसीआई का काम। गवर्नस रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। अब भाई देखो फार्मासिस्ट तो बन गए, ठीक है, फार्मासिस्ट बन गए, कॉलेज से पढ़ाई कर ली, सारी चीज़ें पूरी कर ली, पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, पास हो गए। अब उसके बाद क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है सरकार को, पीसीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हाँ भाई हमने फार्मेसी पूरी करी, हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE की बात की जा रही है यहाँ पर। AICTE, फार्मेसी भी टेक्निकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है दवाइयाँ बनाने की भाई, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी में बहुत सारे इक्विपमेंट चलाने होते हैं, ठीक है, आप सब भी आगे जाके चलाएंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। टेक्निकल एजुकेशन देना, अप्रूव इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करना, पीसीआई तो अप्रूव करता ही है, AICTE भी अप्रूव करता है कि भाई तुम प्रैक्टिकल कराओगे बच्चों को, तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो तुम दिखाओ भाई तुम्हारे पास प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर टीचर्स, उनके पास प्रॉपर डिग्री, ठीक है ना, सारे जो तुम्हारी लैब में इक्विपमेंट है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, ठीक है, वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, चीज़ तो देनी है, एजुकेशन तो देनी है, पर क्वालिटी भी तो चाहिए ना उसके अंदर, तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट, अब जो चीज़ चलती आ रही है वो सब ठीक है, लेकिन कुछ नया लाएं, इनोवेशन करें, उसको प्रमोट करना इसका काम है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स बनाना फार्मासिस्ट के अंदर, कि कंप्यूटर का स्किल हो गया, कोई भी जनरल स्किल हो गया, वो सब बनाना। एकेडमिक एक्सीलेंस नेशन वाइड, पूरा नेशन, पूरा भारत, पैन इंडिया एजुकेशन को यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। अगर जम्मू कश्मीर में कोई फार्मेसी कर रहा है तो उसको यही कोर्स है, कन्याकुमारी में कर रहा है तो भी उनको यही कोर्स रहेगा। अब अपन सेकंड टॉपिक आ रहा है हमारा, फार्मेसी एज करियर, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज। कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, बेड्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं। ये सब क्या करेंगे? कोई अगर बाय चांस इमरजेंसी केस आ गया तो इधर कम्युनिटी फार्मेसी पे ले आए, ठीक है, इसको बोलेंगे हमें कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, उनको कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी पे क्या एसेंशियल मेडिसिन भी होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट औरतों को कोई ज़रूरत पड़ती है, या बच्चों को अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई, एक्सीडेंट का केस आ गया, डिलीवरी का केस है बच्चे की, ठीक है, फीमेल्स में जो डिलीवरी होती है, तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर, हमारे पास इक्विप्ड होते हैं हम इन सब चीज़ों से, ठीक है। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू हो जाते हैं आजकल। स्टॉक मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज स्टॉक मैनेजमेंट, हाँ भाई बिल बना दिया, 10 पत्ते निकल गए, पीछे 90 बच गए, 100 थे टोटल, ये सब हो गया। OTC काउंसलिंग, ओवर द काउंटर काउंसलिंग, कि हाँ भाई पेशेंट आ गया आपके पास, वो बोलता है सर मेरे पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ये दवाई दे दो, ठीक है। अब अगर तो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है तो आप नहीं दे सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन है उनके पास तब तो आप दे ही देंगे। लेकिन आप क्या करेंगे ऐसे केस में? प्रिस्क्रिप्शन वाली अगर वो कह दे कि भाई ऐसे ऐसे बॉडी में हो रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ जो दवाई देनी है वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, तो आप उसको समझाएंगे कि डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, वो आपको ड्रग लिख के देंगे, फिर मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे उसको एजुकेट करेंगे। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, भाई कहीं भी कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए, ये हमारा ओवरऑल
फार्मासिस्ट का गोल है, ठीक है। इसके अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हो गए, इसके अंदर फार्मेसीज होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, कार्डियोलॉजी वार्ड हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ का अलग वार्ड हो गया, बोन्स एंड जॉइंट्स का अलग वार्ड हो गया, पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट का वार्ड हो गया एक अलग। तो अलग अलग फार्मेसी होती है, मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि एक बंदे का सारी जगह मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट, दवाइयाँ लेके आनी, इन्वेंटरी कंट्रोल, कौन सी दवाई खत्म हो रही है उसका टाइमली ऑर्डर करना, ऐसा ऑर्डर बनाना तो ज़्यादा नुकसान ना हो पर हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सच एज यूनिट डोज डिलीवरी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होते हैं। नर्स आती है प्रिस्क्रिप्शन लेकर कि डॉक्टर ने ये दवाई दी है तो फार्मासिस्ट उनको दवाई दे देता है, ठीक है। या कार्डियोलॉजी का वार्ड है, पता है कि डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ बोली हैं तो पहले एक बास्केट में भर के वो दवाई उस वार्ड में भेज दी जाती है, फिर नर्सेज उसको पेशेंट्स को लगा देती हैं और साथ में उनके बेड पे या कहीं भी उनके पास एक एंट्री करने की बुक होती है, लेजर होती है, उसके अंदर वो एंट्री कर देती हैं, ठीक है। टाइम, डोज, नाम दवाई का, ड्रग दवाई का, किसने दिया, किसको दिया, वो सब नोटेड होता है। स्टेराइल कंपाउंडिंग, कोई ड्रग अगर आपको मिक्सिंग करके देनी, जैसे मॉर्फिन है, वो डायरेक्टली ऐसे अवेलेबल नहीं होती, उसका कंपाउंडिंग करनी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है। तो स्टेराइल कंपाउंडिंग सब चीज़ ध्यान में रख के करें, क्योंकि आपके हाथ हैं, ठीक है, जैसे कभी क्या होता है हाथ पे आपके खुद के सलाइवा हो सकता है या किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो कई भी जर्म्स या ऐसे बैक्टीरिया हाथों पे आ जाते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना है कि अगर हम कंपाउंडिंग करें तो हम स्टेराइल कंडीशंस बना कर रखें। उसके बाद अलग स्कोप आता है फार्मेसी का, वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी करिए, उसके बाद आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, टैबलेट्स बनाइए, पेरेंट्रल्स बनाइए, ठीक है, कफ सिरप्स बनाइए, एरोसोल बनाइए, आप स्प्रे वाले, दर्द का स्प्रे आता है आजकल, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, बहुत स्कोप आ गया। पर उसके लिए क्या जरूरत होना चाहिए, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि काम करने का सही तरीका क्या है। ये सब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सब कौन बताता है, पीसीआई बताती है, सरकार बताती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्यू, क्वालिटी एश्योरेंस, आप भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप क्वालिटी का तो बना रहे हैं, ये तो नहीं है कि आपके इक्विपमेंट साफ नहीं है, आप पुराने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जुगाड़ से दवाइयां बना रहे हैं, ओके, वैसा काम नहीं चलता। एनालिटिकल वैलिडेशन, एनालिटिकल वैलिडेशन ये होता है आपके जो सारे इक्विपमेंट आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर सर्टिफाइड इक्विपमेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि भाई इक्विपमेंट सही काम कर रहा है या नहीं, आप थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही काम कर रहा है, इसके लिए वैलिडेशन करना पड़ता है कि ये जो हमने काम किया है ये प्रॉपरली वैलिड है, ठीक है। जो इक्विपमेंट है हमने वो भी सर्टिफाइड लिए हैं, ये रहा हमारे पास लेटर है पूरा सर्टिफिकेशन का, वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आता है रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है, लाइजिंग मतलब कनेक्शन बनाना, फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेस एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक सीडीएससीओ, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है सीडीएससीओ। सीडीएससीओ क्या हो गया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्रग के स्टैंडर्ड कंट्रोल करने की ऑर्गेनाइजेशन है कि ये ड्रग है, ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी, ठीक है, इस सब को मेंटेन करने का काम सीडीएससीओ का है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपने फार्मा रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब लीगली जो भी काम होगा वो मेंटेन करना। फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेस है, अलग अलग तरीके के लीगल काम होते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना, सारा चीज़ें नोट डाउन करना कि ये काम हुआ, इतना ड्रग लिया, इतना ड्रग लगा, इतने एक्सीपिएंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वो सब लेबलिंग, पैकिंग सब चेक करनी पड़ती है। और उसके बाद एक आता है फार्मेको विजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च। फार्मेको विजिलेंस होता है कि ड्रग दिया, ठीक है, जब तक ड्रग मार्केट के अंदर है उसके बारे में जानते रहना कि उससे लोगों को क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है, उसको बोलते हैं फार्मेको विजिलेंस। मतलब ध्यान रखना कि हाँ ये ड्रग है, ठीक है, इससे क्या एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट आ सकता है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम दूसरी आ रही हैं, ये सारी चीज़ों का काम। अब सरकार ने अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए हैं जिस पर आप फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट है सरकार का, उसका टोल फ्री नंबर है एक, ठीक है, उस पर अगर आप
आपको कोई बाय चांस साइड इफेक्ट आता है किसी दवाई से, तो आप फ़ोन करके उनको बता, आपको नॉलेज देंगे कि हाँ नहीं ये इस साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ये दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। या वो आपको बता सकते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर से एक बार मिलिए, उनको बताइए ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ नॉलेज आपको करा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी फार्मासिस्ट ही बैठे हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। इनका क्या काम है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, दवाई बिक गई, पेशेंट्स को दे दी, ठीक है, तो फिर जब तक वो मार्केट में बिकती रहेगी तब तक उसको पूरा कंट्रोल करना। क्या काम, डिटेक्ट करना, एसेस करना, अंडरस्टैंड, प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंश्योर सेफ्टी प्रोफाइलिंग। अब इसके अंदर क्या है, पहला काम है डिटेक्ट करना, कि भाई डिटेक्ट करो हाँ ये जो इन्होंने बताया है, या लो ऐसे, ये जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है सरकार का, ये जनरली हॉस्पिटल्स में जाकर पेशेंट से बातचीत भी करते हैं, और नंबर भी है, पेशेंट भी इनको फ़ोन करके बता सकते हैं। तो ये करता है डिटेक्ट करना कि हाँ भाई ये साइड इफेक्ट आ रहा है इस दवाई से, सब नोट करना कि क्या क्या हो सकता है इन ड्रग से, फिर एक्सेस करना, उसके बारे में सोचना कि हाँ क्या ये रीज़न सही है, हाँ चलो ये सेफ तो है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी, फिर समझना, पेशेंट्स को समझाना, ताकि एडवर्स ड्रग, फिर क्या काम है, प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने से बचाव रखना, एंश्योर सेफ्टी प्रोफाइलिंग। अब अगर कोई ड्रग है उसके अंदर एक साइड इफेक्ट आया, ठीक है, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और ऐसे खतरनाक आए कि पेशेंट को दे ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ड्रग बंद कर देंगे, एंश्योर सेफ्टी, ताकि क्या हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ड्रग तो हमने बंद कर दिया, इससे क्या होगा, सेफ्टी हो गई, अब पेशेंट्स की हेल्थ खराब नहीं होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने ये पहला लेक्चर में कवर किया है, यूनिट 1 को आधा हमने कवर कर दिया है, चैप्टर 1 को फार्मास्यूटिक्स के डी फार्म के लिए। अगले लेक्चर में हम इसका बाकी का पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम आपको फार्माकोपियस के बारे में बताएंगे। थैंक यू। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए अमर सयार एकेडमी चैनल पर, इसका ऐप है उसके ऊपर आपको डी फार्म बी फार्म के टू द पॉइंट एग्जैक्ट ऑथेंटिक करेक्ट नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। स्टॉप करनी रिकॉर्डिंग। हाँ सर, एक मिनट सर।